ये जंग किसने छेड़ी? ईरान के साथ बातचीत का दौर चल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ईरान अमेरिका के लिए एक खतरा बन गया? क्या तेहरान पर हमले की और अयातुल्ला अली खामेनेई के कत्ल की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी? अगर हां, तो जंग की स्क्रिप्ट व्हाइट हाउस में लिखी गई या फिर कहीं और? अमेरिका में तमाम तरह की बातें चल रही हैं। जंग की शुरुआत से ही माना जा रहा है कि यह युद्ध बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में शुरू किया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के तेवर तो कुछ और ही कह रहे हैं। We've won this. This war has been won. They had a navy 2 weeks ago. They have no navy anymore. We literally have planes flying over Tehran. A very serious form of a regime change. ट्रंप के बयान शुरू से ऐसे ही है जैसे अमेरिका ही ये जंग लड़ रहा है, जैसे अमेरिका के पास ही कंट्रोल है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हो या ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, इस जंग के हर मोहरे पर कमांड क्या ट्रंप की है या ट्रंप किसी के चक्कर में फंस गए? और अगर अमेरिका और इजराइल ने सुप्रीम लीडर को मार डाला, खामेनेई के टॉप लीडर्स को मार डाला, IRGC से लेकर बासीज के कमांडरों तक को ढेर कर दिया और यहां तक कि ईरान के तेल, गैस, सैन्य और मिसाइल ठिकानों के साथ परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, फिर मंसूबे पूरे होने के बाद भी हमलों का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? सीज फायर की बातें चल रही हैं, लेकिन हमले नहीं रुक रहे हैं। वजह क्या है? कौन है जो इन हमलों के पीछे की वजह है? किसकी शह पर अमेरिका ने जंग शुरू की? किसने इस जंग की पूरी स्क्रिप्ट लिखी? आखिर यूएस उस जंग में क्यों कूदा जो उसकी है ही नहीं? क्या पर्दे के पीछे से मोहरे कोई और चल रहा है? शतरंज की इस बाजी का असली खिलाड़ी कौन है? पूरी दुनिया को लग रहा है कि यह सिर्फ अमेरिका और इजराइल का गेम है, लेकिन एक तीसरा खिलाड़ी भी है। बंद कमरों में, खुफिया मीटिंग्स में इस महायुद्ध की स्क्रिप्ट एक और शख्स लिख रहा था। अमेरिकी मीडिया ने इस तीसरे खिलाड़ी के पत्ते खोले हैं, जिसका नाम है MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान। वैसे तो पटकथा बहुत पहले से ही लिखी जा रही थी, संभवतः 1979 से ही, जब ईरान में अयातुल्ला खोमैनी ने इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता हासिल की थी। लेकिन असली स्क्रिप्ट लिखी गई 2017 में, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उसी समय सऊदी अरब की सल्तनत के क्राउन प्रिंस बने मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। आज अमेरिकी मीडिया इस बेताज बादशाह को कटघरे में खड़ा कर रही है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग चल रही है और इस महायुद्ध को शुरू करने से लेकर सीज फायर तक ना करने का दबाव बनाने तक के किरदार के रूप में पेश किया जा रहा है सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान को। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि MBS के दबाव डालने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर हमला किया, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि जब वॉशिंगटन तेहरान के साथ सीज फायर को लेकर बात कर रहा है तो रियाद से जंग जारी रखने का दबाव बनाया जा रहा है।
ये हमला करने से पहले ही अमेरिका लगातार ईरान पर उसकी शर्तों पर परमाणु डील करने के लिए दबाव बना रहा था, जबकि ईरान बार बार बातचीत में यही कह रहा था कि वो परमाणु ऊर्जा और मिसाइल कार्यक्रम के बारे में अपने फैसलों पर कायम रहेगा और उसे करता रहेगा। यहीं पर बात अटकी हुई थी और अमेरिका लगातार ईरान को घेरने के लिए अपनी नेवी और फोर्सेस को पश्चिम एशिया में तैनात कर रहा था। चीजें तेजी से बदल रही थी। ट्रंप ईरान के आसपास सैन्य जाल बुन रहे थे और उसी बीच में वो डिप्लोमेसी के जरिए भी एक ऐसी चाल चल रहे थे जो दुनिया के सबसे अस्थिर हिस्से में उस चिंगारी को भड़काने वाला था जिसके बारे में अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोचा भी नहीं था। No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2020 में इजराइल के साथ अरब देशों को जोड़ने के लिए अब्राहम अकॉर्ड की शुरुआत की थी और इसी को आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप इसे एक और स्टेप आगे ले जाकर सऊदी अरब और इजराइल को एक साथ जोड़ने की कोशिश में आगे बढ़े। मकसद था ईरान के प्रभाव को पश्चिम एशिया में कम करना। अब्राहम अकॉर्ड के तहत डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यालय में यूएई और बहरीन के साथ इजराइल को जोड़ने में कामयाब हुए थे। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने सऊदी अरब को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। यूएई को डोनाल्ड ट्रंप ने बैंकिंग, एआई, टेक और अमेरिकी डाटा सेंटर्स गिफ्ट में दिए। बहरीन को फ्री ट्रेड डील का तोहफा दिया और अब बारी सऊदी अरब की थी और सऊदी अरब के लिए डोनाल्ड ट्रंप F-35 फाइटर जेट देने के लिए राजी हुए, लेकिन क्राउन प्रिंस को कुछ और चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचे तब सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान का कद ऊंचा हो चुका था। उनके सिर पर सिर्फ ताज नहीं है, लेकिन फिलहाल वही सऊदी अरब को चलाते हैं। 2022 में सलमान प्रधानमंत्री बने और आगे जाकर उन्हें ही सऊदी की सल्तनत का किंग बनना है। उन्हें पता है इस ताज को बरकरार रखना है तो उन्हें सऊदी को पश्चिम एशिया में एक ताकतवर मुल्क बनाना होगा और पश्चिम एशिया में अगर उन्हें किसी से फिलहाल चुनौती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान से है, क्योंकि पश्चिम के मैप पर यही दो बड़े देश हैं और इन्हीं को देखकर बाकी अरब मुल्क अपने रास्ते तय करते हैं। जिस समय अमेरिका ईरान को दबाव में लेने के लिए पश्चिम एशिया में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा था, उस समय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को भरोसा दिया था कि उनके मुल्क की जमीन या एयर स्पेस से ईरान पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। लेकिन फरवरी 2026 में सब कुछ बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और विदेश नीति पर एक्शन लेने वाले अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम 19 फरवरी 2026 को रियाद पहुंचे थे। कहने को ये बैठक दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने और व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए हो रही थी, लेकिन सऊदी प्रेस एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि इस बैठक में शामिल थे प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और सऊदी अरब के NSA डॉक्टर मुसैद अल अबान। मीटिंग में इन लोगों की मौजूदगी बता देती है कि ये कोई आम व्यापारिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये मीटिंग रक्षा से जुड़े सौदों के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा की रणनीति तय करने के लिए थी। इसे इत्तेफाक कहा जाए या एक सोची समझी प्लानिंग। 19 फरवरी 2026 को हुई इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के 8 दिन बाद ही तेहरान पर इजराइल और अमेरिका ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दिया और एक ही झटके में ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। अब वॉशिंगटन पोस्ट के दावे पर आते हैं, जो कहता है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS ने कई बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइवेट फोन कॉल पर बात की और हर बार उन्होंने ईरान पर हमले के लिए दबाव बनाया और यहां तक ट्रंप से कहा कि ईरान में पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ गया है
और वो मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम में इतना ज्यादा बड़ा होता जा रहा है कि इजराइल और यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। अब जरा कड़ियों को जोड़िए और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का रियाद जाना और सऊदी अरब को F-35 ऑफर करना, जबकि सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते ठीक नहीं हैं। दूसरी तरफ 19 फरवरी को रियाद में हुई अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम की अहम मीटिंग। एक और कड़ी को जोड़िए, जेरार्ड कुशनर जो इवांका ट्रंप के पति हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, जिनकी कंपनी में सऊदी अरब ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। एक और कड़ी को जोड़िए, अक्टूबर 2019 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर B-1 बॉम्बर तैनात किया जाता है और 2700 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जाती है। और अभी 20 मार्च को सऊदी ने अपने किंग फहद एयरबेस अमेरिका के लिए खोल दिए। और वॉशिंगटन पोस्ट का दावा कि ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान ने फोन करके हमला करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद जब ट्रंप ने सीज फायर की बात की तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि MBS ने ट्रंप को फिर कहा कि ईरान पर हमले जारी रहने चाहिए। ये मौका है जब ईरान से इस्लामिक क्रांति वाली सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। ये वो आधार और दावे हैं जो कहते हैं कि वो सिर्फ सऊदी अरब के बेताज बादशाह ही नहीं हैं, बल्कि वो इस वॉर गेम के भी बेताज बादशाह हैं, जिनका चेहरा सामने कुछ और है और पीछे कुछ और। क्या MBS जानते हैं कि अगर ईरान इस हमले के बाद बच गया तो वो एक घायल शेर की तरह सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। वैसे ईरान और सऊदी अरब में सीधे तौर पर आज तक कोई जंग नहीं हुई, लेकिन दोनों देश वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से अलग हैं और एक दूसरे को खतरा मानते हैं। दरअसल MBS ने जब अपने पिता के साथ सरकार में एंट्री ली तो उन्होंने सऊदी अरब में उदारवादी बहुत सारे कदम उठाए और उनकी कोशिश है कि सऊदी अरब के लिए वो नई तकनीक के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्तों का निर्माण करे, जिसमें AI से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक शामिल है। और इसके लिए उन्हें अमेरिका का साथ चाहिए। तो क्या आने वाले समय में MBS सऊदी अरब को वो किंग बनाना चाहते हैं जिसके ताज पर भले से अमेरिका का परस्त लिखा हो, लेकिन एक ऐसे राजा का तमगा न लगे जो परंपरा के चक्कर में मुल्क को पिछड़ेपन का शिकार बना गया। Hearing that you've been talking and that he has been encouraging you to do certain things related to Iran. Can you share? Well, he's a warrior. He does. Yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent. डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया कि वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। MBS मोहम्मद बिन सलमान को दमदार योद्धा बताना और साथ ही लड़ने का दावा करना, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पहली बार है जब ईरान और सऊदी अरब एक युद्ध में आमने सामने हैं? MBS के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या MBS मान रहे हैं कि 50 साल से चली आ रही प्रॉक्सी वॉर से बेहतर है कि एक ही बार में फैसला हो जाए? भले ही सऊदी अरब फिलहाल खुलकर ये कबूल नहीं कर रहा है कि वो जंग में शामिल है, भले ही आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब ने इस बात को खारिज किया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जंग को आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, भले ही सऊदी अरब दावे कर रहा है कि इस टकराव का शांतिपूर्ण हल चाहता है, फिर भी जिस तरह से MBS ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस जंग में इस्तेमाल करने की खुली छूट दी है, वो तस्दीक करता है कि सऊदी अरब इस जंग में शामिल है। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब क्यों चाहेगा कि जंग जारी रहे? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? इस जंग के बाद ऐसी कौन सी चिंगारी उनके दिमाग के न्यूरॉन्स में पैदा हुई है जिसकी वजह से उनका ये प्लान एक्टिवेट हुआ, जहां सांप का सिर कुचलने की कुलबुलाहट पैदा हो गई है? अभी दो संभावनाएं हैं। सीज फायर का मतलब है कि ईरान कमजोर हो जाए, टूट जाए, और दूसरी संभावना है कि ईरान सरेंडर कर दे या ईरान पर कब्जा कर लिया जाए और वहां सत्ता पलट दी जाए।
दोनों सूरतों में क्या हो सकता है? बहुत कमजोर, टूटा हुआ और फेल्ड ईरान पूरे गल्फ के लिए खतरनाक है। पूरे पश्चिम एशिया में अफरा तफरी मचेगी। अलग अलग मिलिशिया बिना नियंत्रण के कुछ भी करेंगे, यानी सऊदी अरब समेत पूरे गल्फ देशों की सुरक्षा को सीधा खतरा। दूसरी तरफ अगर ईरान हारता है, तख्ता पलट होता है, सऊदी अरब अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकता है। जब तक ईरान संभालेगा, पश्चिम एशिया में सऊदी की सल्तनत प्रभुत्व बढ़ा लेगी। अमेरिकी प्रभुत्व वाली ईरानी सरकार में सैन्य और न्यूक्लियर ताकत कम होगी तो MBS अपने विजन 2030 को तेजी से पूरा कर पाएंगे और पश्चिम एशिया में इजराइल के बाद दूसरी परमाणु शक्ति भी बन सकते हैं। सऊदी अरब और ईरान पश्चिम एशिया में ताकत और प्रभाव के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। यह टकराव सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि मजहबी भी है। ईरान मुख्य रूप से शिया मुस्लिम देश है, जबकि सऊदी अरब खुद को सुन्नी मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है। पावर, पॉलिटिक्स और पैसे के इस खेल में मोहम्मद बिन सलमान को ये युद्ध उस मौके के तौर पर दिखता है जिससे न सिर्फ वो सऊदी की क्षेत्रीय बादशाहत के सपने को पूरा कर पाएंगे, बल्कि इस्लामिक दुनिया में बादशाहत के मकसद को भी मुकम्मल कर पाएंगे। दरअसल सऊदी अरब और ईरान के बीच लड़ाई वर्चस्व की है और वर्चस्व की ये जंग विचारधारा से पैदा हुई और फिर एक दूसरे पर खतरे की आशंका ने इसे लगातार बढ़ाया। और जब बात न्यूक्लियर ईरान की आती है तो सऊदी अरब कांप जाता है। MBS के लिए न्यूक्लियर ईरान कोई आम पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा है। और इस खौफ का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था 2019 का अबकैक और खुरैस का हमला। सितंबर 2019 में ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों ने सऊदी अरब की आरामको ऑयल फैसिलिटी को तबाह कर दिया था, जिससे सऊदी का आधा तेल प्रोडक्शन रातों रात रुक गया था। उस वक्त MBS को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका ने ईरान पर कोई बड़ा मिलिट्री पलटवार नहीं किया। उस दिन MBS समझ गए कि पुरानी कंटेनमेंट यानी बचाव की पॉलिसी फेल है और अब सऊदी अरब को खुद कुछ करना होगा। MBS का मानना है कि एक न्यूक्लियर पावर वाला ईरान जो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए रेड सी और हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करता हो, सऊदी अरब के हर सपने को मार देगा। MBS ने एक सीधा कैलकुलेशन किया, अगर अभी एक छोटा और भयानक युद्ध होता है तो वो 50 साल की उस कोल्ड वॉर से ज्यादा बेहतर है जिसमें सऊदी रोज डर डर के जिए। MBS ने इजराइल और ईरान की दुश्मनी को और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की टेढ़ी नजर को एक जरिया बनाया। लंबी कूटनीतिक चालें चली, अमेरिका से लगातार नजदीकियां बढ़ाईं और अमेरिका को इस भरोसे में भी रखा कि सऊदी अरब उसके अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा और इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य कर लेगा। इस बीच MBS ने सऊदी अरब से अमेरिका को अच्छा बिजनेस दिया, मिलिट्री साजो सामान खरीदे, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के बिजनेस में $1 बिलियन निवेश किए। इस गेम में MBS अपने देश का न्यूक्लियर प्लान भी सेट कर रहे हैं। वो अमेरिका से एक ऐसी न्यूक्लियर डील 1-2-3 एग्रीमेंट मांग रहे हैं जिसमें उन्हें सऊदी अरब के अंदर यूरेनियम एनरिच करने की छूट मिले। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है जो सऊदी को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला देता है, यानी खतरा होने पर पाकिस्तान की ओर से न्यूक्लियर बम की मदद की गारंटी देता है। जाहिर है भले ही सऊदी अरब अपनी तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा की ओर देख रहा है, लेकिन तेहरान मानता है कि सऊदी अरब न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। अमेरिका के साथ 1-2-3 एग्रीमेंट कहां तक जाएगा, कहां नहीं जा सकता। लेकिन MBS ने एक ऐसा खेल खेला है जिससे न सिर्फ वो ईरान के साथ वर्चस्व की जंग को खत्म करने के मकसद को पूरा कर रहे हैं, बल्कि साथ ही वो अपने विजन 2030 को भी पूरा करते हुए दिख रहे हैं। पश्चिम एशिया में सबसे ताकतवर मुल्क, AI, साइबर, पर्यटन और न्यूक्लियर ऊर्जा पर आधारित एक बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत सऊदी अरब को एक ग्लोबल बिजनेस हब बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है। अगर ईरान की जंग लंबी चलती है तो उनका प्लान खतरे में पड़ सकता है। उनकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि वो निवेशकों और पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित माहौल बना सके।
हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है। बगल की जमीन धधक रही है और वहाँ से पूरे पश्चिम एशिया में अलग अलग मुल्कों में हमले हो रहे हैं। मतलब पूरा पश्चिम एशिया जंग की आग में जल रहा है और दुनिया का शायद ही कोई मुल्क है जो चाहता है कि इस जंग को जारी रखा जाए। सऊदी अरब के होने वाले सुल्तान भी नहीं चाहते कि इस जंग को जारी रखा जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि कैंसर का इलाज जरूर होना चाहिए। एक बार गौर करिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के उस दावे का जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान ने सीज फायर की ओर बढ़ रहे डोनाल्ड ट्रंप को रोकने की कोशिश की। उनके सामने दलील रखी कि ये एक ऐतिहासिक मौका है। ईरान लंबे समय से रीजन के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। यही मौका है ईरान की कट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने का। ये कट्टर सरकार ही है जिसे सऊदी अरब एक कैंसर की तरह देखता है, जिसकी कीमोथेरेपी करने की बात वो अमेरिका से कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक अस्थिर और गृह युद्ध में फंसा पड़ोसी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि इस मौके को छोड़ना नहीं है और ईरान की मौजूदा कट्टर सरकार से छुटकारा पाया जाए। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में आई सरकार ने लेबनान, इराक, सीरिया और यमन में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को खड़ा किया। ईरान ने कहा कि यह उसका फॉरवर्ड डिफेंस है, लेकिन सऊदी अरब ने इसे एक खतरे के तौर पर लिया और तब से ही सऊदी अरब अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने लगा। ये एक सिक्योरिटी डिलेमा है। मतलब जब एक देश अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करता है तो दूसरे देश को लगता है कि वो उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर दुश्मनों से बचने के लिए अपनी सरहदों से दूर लेबनान, इराक, सीरिया और यमन में हिजबुल्लाह, हुती और दूसरे प्रॉक्सी नेटवर्क बनाए। लेकिन रियाद में बैठे MBS को ये ईरान का डिफेंस नहीं बल्कि सऊदी की गर्दन के चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर लगता है। सऊदी अरब को लगता है कि ईरान इन प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए सऊदी अरब को घेर रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान भी सऊदी अरब से सावधान रहता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि ट्रंप प्रशासन से सऊदी अरब को और ताकत मिली है। साथ ही इजराइल भी तेहरान को रोकने के लिए रियाद का साथ दे रहा है। मौजूदा वक्त में ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप और ईरान खुद जंग लड़ रहा है और रियाद को लगता है कि अगर तेहरान में खमनेई के शासन को जड़ से समाप्त कर दिया जाए तो पूरे पश्चिम एशिया में फैला ये नेटवर्क भी समाप्त हो जाएगा, यानी सऊदी अरब के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। मोहम्मद बिन सलमान को जब 2022 में प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली और हाथ में अधिकार आया तो उन्होंने इस खतरे को समाप्त करने का प्रयास शुरू किया और एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाकर सुरक्षा की गारंटी ले रहे थे तो दूसरी चीन से भी बातें कर रहे थे। MBS ने मार्च 2023 में चीन की पहल पर एक ऐतिहासिक पीस डील की जिसे बीजिंग ट्रूस कहा गया। सऊदी अरब और ईरान के बीच ये शांति समझौता हुआ, लेकिन MBS के लिए ये कोई असली दोस्ती नहीं थी, ये सिर्फ एक टैक्टिकल पॉज था। दरअसल MBS को अपने मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम चाहिए था, यमन की जंग से बाहर निकलना था और अमेरिका को ये दिखाना था कि सऊदी के पास और भी ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन अक्टूबर 2023 में गाजा वॉर के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। तेहरान के समर्थन में यमन में एक्टिव हुती नेटवर्क ने रेड सी में ग्लोबल शिपिंग जहाजों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे पूरी दुनिया का ट्रेड सिस्टम हिल गया और सऊदी अरब पर भी मिसाइलों का खतरा मंडराने लगा। MBS ने देख लिया कि ईरान पर डिप्लोमेसी और व्यापारिक डील काम नहीं कर सकती, क्योंकि ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को छोड़ना नहीं चाहता था और MBS तेहरान की जिस सरकार को कैंसर मानते हैं उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को उसी कैंसर का पश्चिम एशिया में फैलना करार देते हैं। और इस जंग में उन्होंने पुरानी नरमी छोड़ दी और एक हार्ड लाइन पोजीशन लेते हुए ऐलान कर दिया कि इस कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकना ही फाइनल सेटलमेंट का इकलौता रास्ता है। MBS का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है विजन 2030। वो सऊदी अरब को तेल की पुरानी निर्भरता से निकालकर टूरिज्म, लग्जरी और नेओम जैसे फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटीज का हब बनाना चाहते हैं।
इस सपने के लिए उन्हें दुनिया भर से सैकड़ों बिलियन डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो तभी आएगा जब दुनिया के इस हिस्से में शांति हो। विजन 2030 के लिए रीजन में शांति चाहिए, फिर भी एमबीएस ने इस भयानक जंग का सपोर्ट क्यों किया? एक खतरनाक रास्ता क्यों चुना? जो दिख रहा है उसके मुताबिक एमबीएस ये मानकर चल रहे हैं कि फिलहाल नुकसान होगा। वो मानते हैं कि इन्वेस्टर्स आज भले ही डर कर भाग जाएं, लेकिन जब ईरान का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तो वही इन्वेस्टर्स दोगुने विश्वास के साथ सऊदी अरब वापस आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद एक बार इस भयंकर इंस्टेबिलिटी का रिस्क लेने को तैयार हैं, ताकि एक पोस्ट ईरान वेस्ट एशिया बन सके। फिलहाल पश्चिम एशिया का एविएशन सिस्टम ठप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरे हैं, फॉर्मूला 1 रेस को डिले करने की बात होने लगी और अप्रैल 2026 में होने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जिद्दा सम्मेलन भी पोस्टपोन कर दिया गया। यूरोपियन कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज को खतरे की वजह से निकालना शुरू कर दिया है, यानी विजन 2030 को धक्का लग गया। सऊदी अरब की इकोनॉमी को भी झटका लग रहा है, लेकिन एमबीएस ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए रेड सी के यानबू पोर्ट से तेल भेजना शुरू कर दिया है। मार्च 2026 में यहां से हर दिन करीब 3.8 मिलियन से 4 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट होने लगा। ग्लोबल मार्केट में ईरान की सप्लाई कट जाने से सऊदी अरब ने फायदा उठाना शुरू किया। सऊदी अरब के होने वाले सुल्तान को पता है कि ये समय कठिन है, बहुत सारी चीजों से समझौता करना होगा, लेकिन आने वाले समय में अगर पृथ्वी के लिए ऊर्जा का केंद्र कहे जाने वाले इस इलाके में बादशाहत बन गई और दुनिया के सुपर पावर उनके साथ होंगे तो उनका विजन 2030 आसानी से पूरा हो जाएगा और एक ऐसा सऊदी अरब बनेगा जो दुनिया के लिए नजीर होगा। हालांकि कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने भी सोचा था कुछ दिनों की जंग में ईरान से निपट लेंगे, लेकिन 1 महीना हो गया। एमबीएस ने ये दाव चला है और ये दाव या तो एक नए पावरफुल और पोस्ट ईरान पश्चिम एशिया को जन्म देगा या फिर पूरे रीजन को एक ऐसी भयंकर और ना खत्म होने वाली जंग में धकेल देगा जिसकी लपटें खुद रियाद की दीवारों तक पहुंच सकती हैं।